नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो में अपना आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर 1 है। दोस्तों आज से सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें कि जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी का मिक्सचर है। एकदम एक्चुअल पेपर है दोस्तों, हैंड रिटन इसको लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले दोस्तों डायरेक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में निम्नलिखित गद्यांश का उपयोग करके उस पर आधारित प्रश्नों का हम लोग को उत्तर देना है। क्या कहता है दोस्तों गद्यांश, देखिए। कह रहा है राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। फिर कह रहा है समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छी है। समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान और मराठी दोनों में कौन अच्छा है। दोस्तों 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलिए एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, चार्ट, जिसमें सभी का नाम रहेगा, पाँचों का, जितने भी लोग हैं और जितने भी सब्जेक्ट है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है दोस्तों अपना हिंदी, और उसके बाद गणित। क्या दोस्तों, हिंदी। दूसरा है दोस्तों गणित यानी कि मैथ। फिर तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी जीव विज्ञान। क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। फिर आगे देखिए कौन सब्जेक्ट है दोस्तों, फिर गीता और मराठी है। क्या है दोस्तों, मराठी। फिर आगे है अपना इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो दोस्तों अब जो 5 लोग हैं उन लोग का नाम लिखते हैं। राहुल और कुसुम है। क्या है दोस्तों, राहुल है सबसे पहला नाम। अगला नाम है कुसुम। अगला नाम देखिए दोस्तों क्या है, फिर समीर और राहुल। तो समीर लिखते हैं क्योंकि राहुल हमने ऊपर लिख लिया तो राहुल को छोड़ देते हैं। फिर है अपना दोस्तों आगे गीता और कुसुम। तो कुसुम ने ऊपर लिख रखा है तो गीता लिख लेते हैं। आगे है दोस्तों गीता और कुसुम के बाद फिर समीर, गीता और मिहिर। समीर, गीता और मिहिर। समीर, गीता लिख लिए, मिहिर लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन किस सब्जेक्ट में अच्छा है। दोस्तों ऊपर में कह रहा है कि राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, यानी कि राहुल हिंदी में भी अच्छा है, गणित में भी अच्छा है, और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छा है। जो जिसमें अच्छा है उसमें टिक लगा देंगे, और जो बच जाएगा उसमें वो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। फिर देखिए आगे दोस्तों क्या कर रहा है, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो राहुल किस में दोस्तों क्या कर रहा है, हिंदी और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, यानी कि राहुल अपना बायोलॉजी में अच्छा है और समीर भी हिंदी और बायोलॉजी में अच्छा है। फिर आगे क्या कर रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छा, यानी गीता और कुसुम में मराठी और क्या है दोस्तों गणित, यानी कि गणित में गीता और क्या कहा है दोस्तों, कुसुम का है ना। गीता और कुसुम मराठी और गणित, तो मराठी में लगा दीजिए दोस्तों कुसुम में, और गीता में टिक। चलिए दोस्तों आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है समीर, गीता और मिहिर। क्या दोस्तों, समीर, गीता और मिहिर तीनों नीचे ही हैं। तीनों का क्या कर रहा है दोस्तों कि जीव विज्ञान इतिहास में अच्छे हैं। तो इतिहास दोस्तों, इतिहास में तीनों में टिक लगा दीजिए। फिर क्या कहा है दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, तो इसमें टिक लगा दीजिए। समीर में पहले से लगा हुआ है तो मिहिर में लगा दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि जीव विज्ञान और मराठी दोनों में कौन अच्छा है, यानी कि दोस्तों बायोलॉजी और मराठी दोनों में कौन अच्छा है। तो दोनों में कौन अच्छा है दोस्तों, दोनों में अपना गीता अच्छा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, अपना कह रहा है कि केवल हिंदी, मराठी और गणित में कौन अच्छा है। हिंदी, मराठी और गणित, यानी कि दोस्तों हिंदी, मराठी और गणित। हिंदी, मराठी और गणित, यानी कि हम लोग को तीनों में देखना है कि कौन अच्छा है। तो हिंदी में दोस्तों राहुल अच्छा है, मैथ में भी, लेकिन मराठी में नहीं, तो राहुल तो होगा नहीं। कुसुम में देखिए दोस्तों, कुसुम हिंदी, मैथ और मराठी, यानी हिंदी, मराठी और गणित तीनों में अच्छा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना कुसुम, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों करा है गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में कौन अच्छा है। गणित, जीव विज्ञान और हिंदी। देखिए दोस्तों गणित यहाँ पे अपना, जीव विज्ञान और हिंदी तीनों में अपना दोस्तों कौन अच्छा है, राहुल अच्छा है। देखिए राहुल में तीनों में टिक लगाए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि नीचे दिए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए सभी कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और सर्वज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। तो चलिए कथन और निष्कर्ष देखते हैं, फिर देखेंगे कौन अनुसरण करता है और कौन नहीं करता है। कथन है अपना कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ऋतिक को आराम करने का समय मिल जाता है। निष्कर्ष में दिया है पहला कि ऋतिक एक संगठित व्यक्ति है, दूसरा दिया है कि व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है कौन सा अनुसरण नहीं करता है।
कथन के अकॉर्डिंग दोस्तों ना तो एक नंबर सही है ना ही 2 नंबर सही, यानी कि ना तो कथन एक अनुसरण करता है ना ही कथन 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ पे देखिए अपना ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई संख्या के लिए सही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ग्रुप दिया गया है छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ते हुए, तो कौन सा सही है बताना है। पहला में देखिए दोस्तों 32/47 है 20/47, दोस्तों 32/47 बड़ा होगा, फिर 20/47 बड़ा होगा, दोस्तों बड़ा होगा 32/47, तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पे अपना गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों नहीं होगा। देखिए बी सी डी में देखिए दोस्तों कौन होगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 660 है, यहाँ पे 611 है, दोस्तों 660 बड़ा है, यानी कि 20/47 बड़ा है दोस्तों, तो 13/33 को पढ़े नहीं सकते, यानी अपना ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। चलिए अब बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी। यहाँ पे दोस्तों 25/27 और 32/47 में हेर फेर है, तो यहीं पे चेक करते हैं कि कौन बड़ा है, 25/27 बड़ा है या फिर 32/47 बड़ा है। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोस्तों 25 से हो जाएगा 175 के पाँच हाथ में 17 और 25 चौके 100, यानी कि 117 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 27 में 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। देखिए दोस्तों 27 में 32 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 आएगा, 2 दूना 4 और 7 या 21 4 25 1 26 हो जाएगा दोस्तों, 26 के 6 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, यानी कि यहाँ पे 864 आ जाएगा दोस्तों। तो अपना बड़ा कौन है, अपना बड़ा है 25/27, तो 25/27 वाला ऑप्शन जो सबसे बड़ा दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दोस्तों ठोस आयोडीन का रंग होता है, यानी कि दोस्तों ठोस आयोडीन का रंग बताना है। दोस्तों देखिए जो हैलोजन वर्ग होता है, यानी कि ग्रुप नंबर 17, उसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं उसका रंग गहरा होते जाता है। दोस्तों जो ठोस आयोडीन का रंग होता है जामुनी भूरे से काला दोस्तों ऊपर में जो सबसे पहला आता है अपना फ्लोरीन, उसका रंग होता है येलो, जो कि दोस्तों पेल येलो होता है। वहीं पे दोस्तों जैसे नीचे जाते हैं अपना आता है क्लोरीन, दोस्तों क्लोरीन का जो रंग होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। उसी से दोस्तों नीचे जाते हैं तो अपना आता है ब्रोमीन, जिसका रंग होता है दोस्तों ब्राउन रेडिश ब्राउन, और सबसे नीचे अपना आता है आयोडीन, जिसका रंग होता है दोस्तों जामुनी भूरे से लेकर काले तक में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है 25/7, 15/28 और 20/21 का एलसीएम बताना है। दोस्तों नंबर क्या है, 25/7 है, 15/28 है और 20/21 है। दोस्तों जो इसका एलसीएम होगा उसमें दोस्तों नीचे वाला का एचसीएफ हो जाएगा और ऊपर वाला का एलसीएम। दोस्तों नीचे में 7 28 21 इसका एचसीएफ आ जाएगा 7 दोस्तों, और एलसीएम में 25 15 20 का एलसीएम आ जाएगा अपना 300। अपना सही ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 300/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बताना है। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, और जो इसका दोस्तों चंद्रगुप्त था वो प्रथम था। कौन था दोस्तों, प्रथम था, और द्वितीय था दोस्तों बिंदुसार, और तृतीय था अशोक। कौन था दोस्तों, तृतीय था अशोक, और अशोक का पोता उसके बाद आया दोस्तों राज करने, और सबसे अंतिम में जो आया था वो बृहद्रथ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक्स 5 फीट लंबा है और वो देखता है कि उसका 3 फीट लंबी परछाई बनता है। एक्स कितना लंबा है दोस्तों, 5 फीट लंबा है, और जिसका शैडो है दोस्तों वो 3 फीट लंबा है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो एंगल है कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 5/3। दोस्तों आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि वह मापता है कि उसके विद्यालय की इमारत द्वारा बनी परछाई 30 फीट है। उसके जो विद्यालय का जो परछाई बन रहा है दोस्तों 30 फीट है, और तो उस विद्यालय का दोस्तों जो इमारत है उसका लंबाई हमको बताना है। दोस्तों यहाँ पे ये जो रेशियो आएगा, एंगल सेम है दोनों का, तो रेशियो जो आएगा 5/3 दोस्तों। ये रियल है दोस्तों लड़का एक्स का। यहाँ पे दोस्तों जो अपना विद्यालय का परछाई कितना है 30, यहाँ पे दोस्तों वाट आ जाएगा, तो यहाँ पे वाट की जगह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, निकाल लेंगे वाट का वैल्यू 5/3 × 30 दोस्तों, यानी 10 बार में कट जाएगा तो वाट का वैल्यू 50 आ जाएगा। नहीं दोस्तों इमारत की लंबाई 50 फीट होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों अपना करा 3 कुर्सी और 2 मेज की कीमत 700 रुपये, और 5 कुर्सी और 3 मेज की कीमत 1100 रुपये। तो 1 कुर्सी और 2 मेज की कीमत बतानी है। दोस्तों कुर्सी को हम लोग सी मान लेते तो 3C + 2, मेज को टी मान लेते तो 2T = 700 हो जाएगा। दोस्तों कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं इसलिए सी माने, और मेज को टेबल कहते हैं इसलिए टी माने हैं। अब देखिए दोस्तों आगे कह रहा है कि 5 कुर्सी और 3 मेज की कीमत 1100 रुपये है, यानी कि 5C + 3T = 1100। दोस्तों यहाँ से हम लोग 1 कुर्सी और 1 टेबल का दाम निकाल लेंगे, यानी कि 1 मेज का दाम निकाल लेंगे इसको समीकरण को सॉल्व करके। चलिए दोस्तों समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ऊपर वाले में हम लोग गुना करते हैं और नीचे वाले में भी गुना करते हैं। ऊपर वाले में दोस्तों हम लोग करते हैं 5 से गुना, और नीचे वाले में करते 3 से। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अपना 15C हो जाएगा, और यहाँ पे 15C, यहाँ पे दोस्तों इसको माइनस कर देंगे तो इस यहाँ से यहाँ कट जाएगा,
ये हो जाएगा 5 दूना 10 टी और 3 3 9 टी, यानी कि 1 टी बच के आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 5 3500, 11 3 3300, तो दोस्तों घट के आ जाएगा 200, यानी कि टी का वैल्यू हो जाएगा 200। यानी कि दोस्तों एक टेबल का जो दाम है कितना हो जाएगा, 200 हो गया एक टेबल का दाम। तो एक शेयर का दाम दोस्तों हम लोग समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 दोस्तों कितना था, 3C2T, टी का वैल्यू कितना है दोस्तों 200, तो हम लोग रख देंगे 200, तो 200 दूना 400 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 700, तो दोस्तों 3C बराबर कितना आ जाएगा, 700 में से 400 चला जाएगा 300, सी का वैल्यू आ जाएगा 100, कितना दोस्तों 100। और दोस्तों हम लोग से पूछा क्या है वो देखिए, पूछा एक कुर्सी और 2 मेज की दाम, यानी कि दोस्तों 1C और 2T का दाम पूछा है दोस्तों। 1C कितना 100 और टी दोस्तों 200 है, तो 2 का 2 दूना 400 हो जाएगा, तो दोस्तों 100 और 400 कितना हो जाएगा अपना 500 आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों का दो संख्याओं का लॉस 210 है, यदि इनका मौसा 35 है और इन संख्याओं में से एक 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब दो संख्या का दोस्तों लॉस और मौसा लेते हैं, कोई भी दो संख्या हो तो उसका लॉस और मौसा का गुणनफल दोस्तों जो होता है वो दोनों संख्या के बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए लॉस लोग ए बी का लिए हैं और मौसा दोस्तों ए बी का ही लिए हैं, तो इसका दोस्तों जो गुणनफल होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा। लॉस है कितना है दोस्तों, लॉस है 210, अब मौसा है 35 और एक संख्या दिया 105 दोस्तों। तो दूसरा संख्या पूछ रहा है क्या दोस्तों, दूसरा संख्या पूछ रहा है कि दूसरा संख्या क्या होगा। दूसरा संख्या को हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 105 है, देखिए दोस्तों 35 से 3 बार में 105 कट जाएगा, तो वाट बराबर 3 से दोस्तों 70 बार में कट जाए तो वाट बराबर हमें 70 आ जाएगा, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कर अकेले कार्य करते हुए ए 15 दिनों में एक कार्य को कर सकता है और बी समान कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ऑप्शन दिया है, हम लोग को आंसर बताना है। देखिए दोस्तों अकेले कार्य करने में ए कितना दिन लेता है, 15 दिन लेता है, वहीं पे दोस्तों बी 18 दिन लेता है। तो हम लोग को बताना है कि ए और बी एक साथ काम करेगा तो कितना दिन लेगा। देखिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम अपना एलसीएम 18 और 15 का 90 है, कितना दोस्तों 90 है एलसीएम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम मान लिए 90, तो अपना एक दिन में 6 काम करेगा और बी 5 काम करेगा, तभी तो इतना दिन ले आता है दोस्तों। ए और बी जब साथ काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 11 यूनिट काम करेगा, तो कितना दिन लग जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे। तो वाट बराबर कितना जाएगा दोस्तों 90/11 दिन लगेगा, यानी कि अपना हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 2015 में डैश जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज दक्षिण अफ्रीका के क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड राइलिंग स्टार गुफा प्रणाली के डिनालेडी चैम्बर में की गई थी। दोस्तों होमोनालेडी जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज किया गया था, तो अपना आंसर हो जाएगा होमोनालेडी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों 2021 में एग्जाम हुआ था और 2015 का करंट अफेयर पूछा था। सोचिए दोस्तों 6 साल पहले का पूछा था, तो आपको दोस्तों 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 2018 तक का आपको करंट अफेयर्स देख लेना होगा ईयर वाइज। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों करा है कि नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है यह बताना है। दोस्तों करा है सभी परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। दोस्तों सभी लग गया था, यानी परिश्रमी यहाँ पे 100 आएगा, परिश्रमी व्यक्ति का वैल्यू 100 और सफल होते इसका दोस्तों 50 हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सभी सफल व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, ये दोस्तों नहीं होगा क्योंकि 50 से हम लोग 100 पर नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों अनुसरण नहीं करता। दूसरा करें दोस्तों केवल कड़ी मेहनत की जीवन में सफलता की गारंटी हो सकती है, दोस्तों ये भी अनुसरण नहीं करता है, तो अपना इसका भी आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कर रहा है वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग लगातार देखी जाने वाले वेबसाइटों को सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आगे दिया गया दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फेवरेट या फिर सेव एज। दोस्तों जो लगातार देखने वाली वेबसाइट को है उसको हम लोग फेवरेट के तहत सेव कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए 16 में कहा दोस्तों खजुराहो समूह के स्मारकों का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये स्थित है अपना मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये खजुराहो जो समूह है, क्या दोस्तों ये खजुराहो जो समूह है ये हिंदू मंदिरों का समूह है। किसका समूह है दोस्तों, हिंदू मंदिरों का समूह है। कहाँ स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ माइनस है, तो व्यंजक के मान की गणना करनी। दोस्तों 45 - 9 + 4 × 5 दिया है। दोस्तों कह रहा है कि जो माइनस है उसका मतलब भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 हो गया 9
प्लस का मान दोस्तों क्रॉस दिया है तो 4 और क्रॉस का मान दोस्तों प्लस दिया है तो 5। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से दोस्तों, तो 9 5 जा हो जाएगा 45 इंटू 4 प्लस 5 यानी कि दोस्तों 5 चौक 20 प्लस 5 यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है यह बताना है। दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है अपना वो अमृत सरोवर झील पर स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और ये अमृत सरोवर झील भी दोस्तों अमृतसर में स्थित है जो कि पंजाब में स्थित है। दोस्तों स्वर्ण झील नाम का कोई झील नहीं है दोस्तों। जो अपना हरीके झील दोस्तों है ये भी अपना पंजाब में स्थित है और सुखना झील भी अपना पंजाब में ही स्थित है। दोस्तों जो सुखना झील है दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों चंडीगढ़ शहर में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में देखिए कह रहा है यदि तीन संख्या 1:3:5 के अनुपात में है और उनका योग 10,800 है तो तीन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1 3 5 है दोस्तों और मान लेते हैं हम लोग सबको 1 से गुना कर देते तो क्या आ जाएगा 3x 3x 5x। दोस्तों इसका जो 100 में कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 9x और 9x का वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है 10,800 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10,000 में 9 से भाग दे देंगे 10,800 में। दोस्तों जब 9 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1200 से। कितना दोस्तों 1200 से। जो अपना सबसे बड़ा दोस्तों संख्या वो कौन हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या का हम लोग से वैल्यू पूछा है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6,000। इसका वैल्यू हो जाएगा 1200 में 5 से गुना करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है यदि a बराबर 1 पैट बराबर 37 तो पार्ट बराबर क्या होगा। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कोडिंग किया गया है। दोस्तों ए का वैल्यू 1 होता है 1 दिया है दोस्तों। यहाँ पे पी का वैल्यू होता है अपना 16, ए का वैल्यू होता है 1 और इसका दोस्तों वैल्यू होता है 20। तो यहाँ पे दोस्तों सभी का सम 37 दे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पार्ट में भी सम कर लेते हैं। यहाँ पे पी का वैल्यू 16, ए का 1, आर का 18 और टी का कितना होता है दोस्तों 20 होता है। सभी का सम कितना आ जाएगा 8 1 9 6 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 5 यानी कि अपना 55 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। 21 में कहा धनात्मक संख्या 30 द्वारा अपने धनात्मक वर्गमूल से 36 अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि जो अपना कोई संख्या है x मान लीजिए तो दोस्तों इसमें जब हम लोग 30 घटा देते हैं तो जो इसका जो मूल होता है दोस्तों यानी कि √x वो आ जाता है। ये कहना चाहता है यानी कि दोस्तों जिसका मूल है सॉरी दोस्तों 36 घटा देते तो सीधा सी बात यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों इसका वर्गमूल है इससे अपने 36 अधिक है यानी कि दोस्तों x इससे 36 बड़ा है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 है। 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4। यहाँ पे डिफरेंस दोस्तों 36 का नहीं है तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। 36 देखिए दोस्तों 36 का वर्गमूल होता है दोस्तों 6। यहाँ पे दोस्तों अपना कितना का डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे 30 का डिफरेंस है दोस्तों। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों क्या ये भी अपना नहीं होगा। फिर अपना ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 25। तो यहाँ पे दोस्तों आता है 5 ये भी दोस्तों उतना नहीं है अंतर। फिर दोस्तों 49 है तो 49 का 7 आ रहा है दोस्तों ये भी नहीं होगा। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों धनात्मक संख्या 30 द्वारा अपने धनात्मक वर्गमूल से 36 अधिक है संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन में एरर लग रहा है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 36 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे होना चाहिए था कि धनात्मक संख्या 30 द्वारा अपने धनात्मक वर्गमूल से अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 36 दोस्तों नहीं होना चाहिए था 30 होना चाहिए था। क्या दोस्तों 30 होना चाहिए था। यहाँ पे 30 है दोस्तों तो 30 का डिफरेंस दोस्तों 36 और 6 में 30 का डिफरेंस होता है तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 36 एक्स्ट्रा लिख दिया था हमने। चलिए ये एरर था तो पकड़ा गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों कह रहा है कि एक कार यात्रा की पहली छमाही के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी छमाही के दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति कितनी है। दोस्तों आधा टाइम में एक स्पीड से चला और आधा टाइम में एक स्पीड से चला है तो ऐसे में दोस्तों जो एवरेज स्पीड होता है वो बराबर होता है दोस्तों 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड बाई फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। पहला स्पीड है दोस्तों 60 का दूसरा दोस्तों पहला है 50 का और दूसरा है 60 का और दोनों का सम कितना आ जाएगा दोस्तों 110 आ जाएगा नीचे में। ऊपर में आ जाएगा दोस्तों 6 5 30 दूना 60 यानी कि ऊपर में आ जाएगा अपना 600 नीचे में 110 दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा यानी कि जो एवरेज स्पीड है अपना हो जाएगा 60/11। इसको डिसमल में चेंज करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 11 से भाग देंगे तो 11 5 जा 55। ठीक है दोस्तों 11 5 जा 55 यानी कि दोस्तों फिर डिसमल देंगे दोस्तों तो फिर से आ जाएगा 60 तो 11 5.5 55 पॉइंट कुछ दोस्तों इसका समथिंग अराउंड में आएगा। दोस्तों यहाँ पे 6000 होना चाहिए था दोस्तों तो यहाँ पे 600 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना आ जाएगा इसको भाग देंगे तो 54.54 के अराउंड में अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 11 5 55 दोस्तों फिर इसी तरह से कटते जाएगा।
11 5 55 कटेगा दोस्तों सबसे पहला बार में। देखिए दोस्तों इसको भाग देकर हम लोग आपको दिखाते हैं। 611 से भाग देना है दोस्तों। 11 5 55 घट के आ जाएगा यहाँ पे 5 50, यानी कि 11 चौके 44। फिर से दोस्तों आ जाएगा 6 60, तो पॉइंट देंगे तभी तो आएगा दोस्तों। तो 5 4 इसी तरह से आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है वर्ष 2016 में प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के लिए दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ किसने भागीदारी की थी। तो दोस्तों इसरो के साथ दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, चेन्नई महानगर पुलिस, कोलकाता पुलिस में से किसने भागीदारी की थी। तो भागीदारी की थी 2016 में दोस्तों दिल्ली पुलिस ने। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है, उसका स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार पहले आया था। ऑप्शन है दोस्तों टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेलीटाइप। दोस्तों सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो के द्वारा 1619 में किया गया था दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों जो दिया गया इसका भी देख लेते हैं कब आविष्कार हुआ था और किसने किया था। दोस्तों जो टेलीग्राफ है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ दोस्तों, इसका आविष्कार 1837 में दोस्तों सैमुअल मॉर्से के द्वारा किया गया था। वहीं पे दोस्तों टेलीफोन है, इसका आविष्कार 1876 में दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। वहीं पे दोस्तों टेलीटाइप का जो है बेंगलोर में दोस्तों इन्वेंशन किया गया था 1924 में दोस्तों। सबसे पहले यानी कि सबसे पुराना किसका आविष्कार हुआ था, टेलीस्कोप का गैलीलियो के द्वारा दोस्तों किया गया था, यानी अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 पे देखिए 25 में कह रहा है रीता सीमा का अपनी माँ के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। तो रीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है बताना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। कह रहा है सीमा की अपनी माँ, दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं सीमा है, तो सीमा की अपनी माँ, सीमा की मदर यहाँ पे एम मान लीजिए। फिर कह रहा है दोस्तों के इकलौते पुत्र, सीमा के माँ के पिता यानी कि इनके भी फादर एफ के इकलौते पुत्र, यानी कि दोस्तों इसके मम्मी की भाई हो जाएगी इकलौते पुत्र, यानी कि इसका पुत्र है दोस्तों एस मान लेते हैं। इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसकी पुत्री के रूप में परिचय करवाती है, यानी कि पुत्री बता रही है कौन है, सीमा। रीता है, कौन है दोस्तों, रीता। तो यहाँ पे दोस्तों रीता और सीमा के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों, देखिए सेम ग्रुप में है, तो यहाँ पे दोस्तों भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, यानी कि कजिन का रिलेशनशिप हो जाएगा। सेम भाई ब्रदर नहीं है और एक ही माँ बाप के होते हैं, तब वहाँ पे दोस्तों ब्रदर देते हैं, एक ही माँ बाप के नहीं होते संतान, वहाँ पे कजन आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कजन हो जाएगा इसका। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मृणाली साराभाई किस कला से संबंधित थे। दोस्तों जो मृणाली साराभाई थे वो भरतनाट्यम और दोस्तों जो कथकली होता है उससे संबंधित थे। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। और दोस्तों इसमें ऑप्शन में भरतनाट्यम नहीं होता, कथकली होता तो कथकली सही होता, और दोनों होता तो ए और बी करके ऑप्शन होता तो वो सही होता दोस्तों। चलिए चलते 27 नंबर पे। जो दिए गए विकल्पों में से पहले युग के शब्दों का समान है। दोस्तों यहाँ पे दिया इंडिया टाइगर, यूएस से क्या होगा देखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कोई कोडिंग की तरह है नहीं दोस्तों। इसमें दोस्तों इंडिया का अपना नेशनल एनिमल क्या होता है, टाइगर होता है। दोस्तों यूएसए का नेशनल एनिमल जो होता है वो भराएगा दोस्तों। यूएसए का जो नेशनल एनिमल है अपना बाल लीगल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाल चलते क्वेश्चन नंबर 28 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तो कह रहा है कि एक लेज बॉक्स का आयाम दोस्तों कह रहा है दैनिक बॉक्स का आयाम 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो बॉक्स को कवर करने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों जो अपना फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का वही लग जाएगा, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगा देंगे का वही लग जाएगा प्लस BH प्लस LH दोस्तों। ये फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। एल है अपना 80, बी है 60 और H है 60 दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं 80 इंटू में 60 कितना आएगा दोस्तों, 4800 आ जाएगा। इंटू में 60 कितना आएगा दोस्तों, 4800 आ जाएगा। 60 इंटू में 40 अपना 2400 हो जाएगा। 60 इंटू में 40 एल इंटू में H दोस्तों अपना 80 832 यानी 3200 आ जाएगा। अपना दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में सम कर लेते हैं। यह सम दोस्तों 4 2 6 8 14 की 4 हासिल आ जाएगा 1 3 2 5 4 9 1 10 दोस्तों। 3 2 5 4 9 100 दोस्तों सेंटीमीटर दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा अपना गुना कर देंगे, यहाँ का आ जाएगा अपना गुना कर देंगे 2800 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। 29 में क्या करा है, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 10 है। जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 54 द्वारा घट जाती है। परिवर्तित संख्या ज्ञात द्वारा घट जाती है दोस्तों। कोई 2 डिजिट की संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे x यहाँ पे y है,
इसको जब दोस्तों पलटा जाता है तो y यहाँ पे आ जाता है, 1 से यहाँ पे पलटा जाता है तो y यहाँ पे आ जाता है, 54 द्वारा घट जाती है, यानी कि इसका डिफरेंस 54 हो जाता है। दोस्तों ये जो संख्या परिवर्तन के बाद जो आता है ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन से इसको बनाएंगे 73 28 82 37, 73 28 82 37, 28 82 37। इसको जब पलटेंगे दोस्तों 37, इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों देखिए तो 7 में से 3 जाएगा तो ये जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा तो अगला है दोस्तों 7 में से 3, अगला है दोस्तों यहाँ पे 13 में से 7 जगह आएगा 6 और 7 में से 3 जाएगा 4 जाएगा तो डिफरेंस 40 है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 28 को पलटी मारे नहीं जाएगा 82, तो 28 को पलटी 82 से दोस्तों डिफरेंस तो यहाँ पे तो माइनस में चला जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 82 को पलटी मारने चला जाएगा दोस्तों 28, 82 से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, क्योंकि दोस्तों इसको 2 से 12 की तो 2 जाएगा 5, 2 जाएगा 5, यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस 54 आ गया दोस्तों। जब डिफरेंस 54 आ गया तो परिवर्तन के बाद संख्या कौन आया, संख्या आया 28, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका व्यय क्रमशः 1400 रुपया और 10,000 रुपया। यदि ए 4,000 रुपया की बचत करता है तो बी की बचत कितनी हुई ये बताना है। देखिए दोस्तों ए है और बी है, सबसे पहले इसका आय दिया है, आय कितना है दोस्तों 3:2, आय कितना है दोस्तों। इसका व्यय दिया है तो व्यय कितना दिया दोस्तों, एक का दिया 14,000 कितना दिया दोस्तों रुपया में दिया दोस्तों, और एक का दिया 10,000 कितना दिया दोस्तों 10,000 दिया 10,000 दोस्तों। फिर इसका बचत भी दे दिया है, ए का बचत दे दिया है और बी का पूछा है, ए का बचत दिया दोस्तों पूछा है 4,000 रुपया कितना दोस्तों 4,000 रुपया, 4,000 दोस्तों जो ए की आय कितना हो जाएगा 14,000 और 4,000 जोड़ देंगे तो अपना एक आय हो जाएगा 18,000, कितना आ जाएगा दोस्तों एक आय हो जाएगा 18,000। 3 में दोस्तों कितना से गुना करेंगे तो 18,000 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, से गुना करेंगे तो 6,000 से गुना करेंगे तो 18,000 आएगा, यानी कि दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू है 6,000, तो बी का आय हो जाएगा दोस्तों अपना 6,000 तो 12,000 कितना आ जाएगा दोस्तों 12,000। तो जब आय होगा 12,000 व्यय होगा 10,000 तो बचत कितना आ जाएगा 12,000 व्यय होगा बचत आ जाएगा अपना 2,000 रुपया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए दोस्तों 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए दोस्तों 31 में कहता है गणेश कहता है 31 में अंजलि मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर की इकलौती ग्रैंड डॉटर है, गणेश अकेला है और उसकी केवल एक बहन है यानी एक बड़ी बहन। गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है यह बताएं दोस्तों, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसका ग्राफिंग कर लेते हैं। क्या कहता है दोस्तों गणेश का ग्राफिंग कर लेते हैं। अंजलि मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर की, अंजलि मेरे पैटर्नल गणेश कि अंजलि के परिचय करा तो सबसे पहले गणेश को जी मान लेते हैं। मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि इसके पिता होंगे दोस्तों, उसके पिता होंगे दोस्तों के इकलौती डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, इसकी बहू क्या होगी गणेश के फादर की इसकी बहू की वाइफ होगी यानी कि गणेश की मम्मी होगी वाइफ होगी, यानी कि डॉटर इन लॉ की इकलौती ग्रैंड डॉटर यानी इसकी पोती, इकलौती ग्रैंड डॉटर पोती, इकलौती ग्रैंड डॉटर दोस्तों पोती हो सकती है या फिर पत्नी भी हो सकती है, पोती हो सकती है दोस्तों इकलौती ग्रैंड डॉटर है। गणेश अकेला है दोस्तों, गणेश का शादीशुदा नहीं, गणेश अकेला है, गणेश अकेला है उसकी केवल एक बहन यानी कि यहाँ पे सिर हो गया दोस्तों, एक बहन यानी सिस्टर होगी कोई, गणेश की क्या सिस्टर होगी उसकी दोस्तों बेटी है यानी कि पोती है दोस्तों, क्या दोस्तों पोती है यानी कि पोती है मम्मी की पोती। यहाँ पे दोस्तों एक लड़की है यानी गर्ल है तो उसको बताना है कौन है दोस्तों, वही है अंजलि, क्या दोस्तों बताना है वही गर्ल है अंजलि अपना, तो बताना है कि गणेश अंजलि से किस प्रकार से बताना है गणेश कौन होगा दोस्तों, गणेश अंजलि के मामा होगा, मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं अंजलि के मैटरनल अंकल, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 31 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में दोस्तों का निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती। जो पृथ्वी का वायुमंडल है दोस्तों उसमें किस प्रकार की पृथ्वी के वायु प्रवेश नहीं करते दोस्तों, जो अपना एक्सरे गामा रे जो होते हैं जो अपना हाई गामा रे किरण वो प्रवेश नहीं करते, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर का सरलीकृत करना है यानी कि सरल करना है। इक्वेशन दिया दोस्तों 2/9 + 3/5 हो गया 2/9 + 2/5 इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है 2/9 सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस 3/5 दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं 3/5 दोस्तों प्लस 3/5 इसमें दोस्तों भाग देना है यानी कि इसको पलटी मार देंगे हम लोग, गुना बदल देंगे पलटी मार देंगे, सम करने का 2/9 + 2/5 दिया दोस्तों 2/9 + 3/5 तो अपना एलसीएम हो जाएगा 45 तो अपना हो जाएगा 5 गुना 10 और 27 में 37/45 भाग दोस्तों गुना बन जाएगा तो 45 ऊपर चलेगा 5 गुना 10 और 9 गुना 18 10 28 हो जाएगा 45 कट जाएगा 37 और 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में करेक्ट वनडे इंटरनेशनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम
के पहले कप्तान कौन थे? दोस्तों भारतीय कप्तान टीम के लिए जो पहले कप्तान थे वनडे के लिए वो थे अजीत वाडेकर कप्तान थे दोस्तों, अजीत वाडेकर। वहीं पे दोस्तों जो T20 थे उसके लिए पहले जो कप्तान थे वो थे दोस्तों वीरेंद्र सहवाग जो कि 2006 में बने थे दोस्तों। वहीं पे दोस्तों 2006 में बने थे दोस्तों। अजीत वाडेकर की बात करें दोस्तों तो जो पहले ओडीआई कप्तान बने थे वो 1974 में बने थे। कब बने थे दोस्तों? 1974 में बने थे। पहला दोस्तों T20 का वीरेंद्र सहवाग 2006 में बने थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। 35 में करेक्ट संस्कृति के दृष्टिकोण से संस्कृत की आस्था मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? दोस्तों अपना जो संबंधित सिद्धांत उसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहते हैं दोस्तों? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सार्थक क्रम बनाने के लिए निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को पूर्ण व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे सोचते हैं कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है, ग्रुप डी में इंग्लिश नहीं पूछता है, वो लोग गलत है दोस्तों। देखिए आप लोग साक्षात इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। भले इसको जीएस के अंतर्गत रखा गया लेकिन पूछा गया इंग्लिश का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों PQRS दिया दोस्तों, PQRS स्टार फॉर्म में जंबल का क्वेश्चन है इंग्लिश का दोस्तों। कह रहा है आर इन राइटिंग प्रोग्रेस दे लुक फॉर क्रिएटिव रेदर देन द कन्वेंशनल सॉल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट। दोस्तों अरेंज करते हैं। अरेंज के लिए दोस्तों सबसे पहला चीज तो आर से स्टार्ट तो होता नहीं सेंटेंस दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आर के बाद अगर स्टार्ट में होता है तो सब्जेक्ट आता है। तो आर के बाद अगर स्टार्ट प्रोग्रेस है दोस्तों जो कि अपना जेरंड है दोस्तों, तो ये तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट वाला तो क्रॉस कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही दोस्तों कट जाएगा। देखिए दोस्तों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया एस से स्टार्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम डैट। दोस्तों डैट का दोस्तों आर दे दिया तो डैट रेदर देन दी कन्वर्जेशन सॉल्यूशन ऑफ आउटसोर्सिंग दे लुक फॉर क्रिएटिव। दोस्तों इसका कोई मीनिंगलेस जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर मीनिंगलेस जा रहा है, ए भी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों QSPR QRPS देखा। देखिए दोस्तों अपना हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अपना हिसाब से दे लुक फॉर क्रिएटिव rather than creative the convention solution of outer convention solutions to problems that are उसने that दिया, that का R सूट करता है। तो SP वाला देखते हैं कि इसमें SP का कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पे PS का कॉम्बिनेशन है तो ये तो होगा नहीं। SP वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। SP के कॉम्बिनेशन में लाइक किया that R यहाँ पे सूट करता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है P Q से दोगुना कार्य कुशल है। Q एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते तो उन्हें पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों कह रहा है P Q से दोगुना कार्य कुशल। इसका मतलब है दोस्तों कि Q एक दिन में जितना काम करेगा P उसका दोगुना काम करेगा। तो चलिए दोस्तों Q कर रहा है 12 दिन में काम। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि P और Q काम करेंगे एक साथ तो कितना दिन में काम करेंगे। दोस्तों मान लेते हैं टोटल काम अपना 24 है। कितना दोस्तों? 24। तो Q एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? Q एक दिन में 2 काम करेगा। तो P है दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 4 काम करेगा। कितना काम करेगा दोस्तों? 4 काम करेगा। Q कितना करता है दोस्तों? 2 काम करता है। तो एक दिन में दोस्तों P और Q दोनों मिलकर कितना करेंगे? 4 और 2 6 यूनिट काम करेंगे। तो कितना दिन लेंगे दोस्तों? तो ये लेंगे वाट दिन मान लेते 24। तो वाट का वैल्यू क्या आएगा? 6 चौक 24 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि 4 दिन में दोस्तों P और Q दोनों मिलकर के काम कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 38 पे। कह रहा है जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, रांची। दोस्तों राज्य का नाम दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया? तो सबसे बड़ा रांची में फहराया गया था दोस्तों। रांची में दोस्तों पहाड़ है, जिसका पहाड़ एक मंदिर है, पहाड़ी मंदिर। क्या दोस्तों? पहाड़ी मंदिर है, वहीं पर दोस्तों फहराया गया था विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था दोस्तों। पहाड़ी मंदिर पे दोस्तों पढ़ाया जिसको दोस्तों हम लोग फारसी दंगरी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों। 39 में कह रहा है कि संख्या 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की निम्न सूची का माध्यिका क्या है? यानी कि निम्न में से कौन इसका माध्यिका है? दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम से आते। तो चलिए बढ़ते क्रम से आते हैं। सबसे छोटा है 1, इससे बड़ा है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, फिर है 9, 11, 19। देखिए दोस्तों एक एक को काटे चलते 1 से 19 कट जाएगा, 11 से 3, 5 से 9, बीच में अपना कौन है दोस्तों? 6 जो बीच में आता है वही होता है दोस्तों माध्यिका। अगर बीच में 2 आते हैं तो उसका माध्य लेते हैं यानी कि एवरेज। तो दोस्तों अपना बीच में 6 तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कह रहा है ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचता है। बाद में बी ने 20% के लाभ पर दोबारा ए को बेच दिया। इससे 552 रुपये प्राप्त हुए।
मूल रूप से खिलौने के लिए ए ने कितना भुगतान किया होगा। दोस्तों मान लेते कि मूल रूप से ए ने 100 रुपये भुगतान किए होंगे। जब दोस्तों इसने 115% के लाभ पे बेचा तो विक्रय मूल्य कितना 115% हो गया दोस्तों। और इस पर दोस्तों बी ने खरीदा था, फिर इस पर 20% का मतलब लाभ जोड़ दिया तो 120% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया दोस्तों 552, तो हम लोग को एक्स का वैल्यू बताना है। सबसे पहले दोस्तों एक शून्य से एक शून्य काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 115 से 552 कटता है या फिर नहीं, या फिर 12 से देखते हैं काट कूट के। दोस्तों काट कूट वाला काम करते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों 12 से काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। दोस्तों 12 चौक 48 होता है तो 4 बार में कट जाएगा और आएगा यहाँ पे दोस्तों बच के अपना कितना 72, तो 12 चौक 72 हो जाएगा तो 46 बार में कट जाएगा दोस्तों। जो तो एक्स का जो वैल्यू है कितना हो गया 46, यहाँ के 1 2 3 यानी कि 46,000 भागे 115। दोस्तों जो अपना 23 होता है, 23 5 होता है 115 और 23 दूना होता है 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 भागे 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 400। चलिए देखते हैं ऑप्शन किस में दिया है 400 दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। जा दोस्तों ऑप्शन तो किसी में 400 नहीं लगता, कुछ एरर हो गया। चलिए एरर चेक करते हैं। आंसर तो दोस्तों 400 ही होगा क्योंकि 552 रुपये में बेच रहा है। दोस्तों ऑप्शन में देखिए, दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे एरर है। देखिए दोस्तों ऑप्शन दे दिया गया है 2400, 2560, 2760, 2800, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ही गलत है। सारा का सारा ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे। चलिए इसका सही ऑप्शन जो है उसको दोस्तों हम लोग लिखते हैं। देखते हैं दोस्तों कहाँ से ऑप्शन में एरर हो गया, क्या क्या ऑप्शन था उसको हम अपना जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है दोस्तों PYQ, उसमें से हम लोग ऑप्शन फिर से एक बार देखते हैं। दोस्तों बुक में भी यही ऑप्शन दिया गया तो हो सकता है सभी ऑप्शन में ही एरर हो। तो दोस्तों एक आइडिया आ रहा है उससे देखते हैं सॉल्व करके। बुक में भी यही ऑप्शन है तो ये दोस्तों हमको लगता है कि जो 20% बता रहा है 552 रुपया होगा, 20% जो कि बी को बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ होगा वो बता रहा होगा दोस्तों। तो 20% हो जाएगा 552 दोस्तों। जो 100% है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 552 का 5 गुना, यानी कि 2 5 10 के 0, हाथ में 1 आ जाएगा दोस्तों। और फिर हो जाएगा दोस्तों 55 में 5 5 25 और 2 27, अगर गुना कर लेते 552 में दोस्तों हम लोग 5 से, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 गुना 10 की 0, हाथ में 1 5 25, 1 26 के 6, हाथ में 2 5 25 2 27, 2760 रुपया दोस्तों। इतना में दोस्तों बी ने खरीदा हुआ, तो बी ने खरीदा था 115% का वैल्यू था दोस्तों, क्योंकि ए के लिए कितना था 115% था। तो ए के लिए जो 100% था दोस्तों कितना आ जाएगा ये बताना है। ये दोस्तों 2760 है तो अपना 100% का वैल्यू है वो हो जाएगा 2760 भागे 115 इंटू में 100 दोस्तों यहाँ पे काट कूट करने के बाद अपना जो वैल्यू है वो 2400 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। हमने गलत ही क्वेश्चन समझ लिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2760। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है निम्नलिखित कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन सी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन डी है कॉपर डाइऑक्साइड। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसमें सभी दोस्तों अति से ही बने होते हैं, नॉन मेटल से ही गैस बने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कॉपर डाइऑक्साइड है यहाँ पे मेटल आ गया कॉपर, ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस त्यौहार पर हुआ था, यानी जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस तिथि को हुआ था पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली, होली। तो दोस्तों ये बैसाखी के त्यौहार पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है वर्ष 2016 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी। दोस्तों वार्षिक बैठक जो है इसका दोस्तों हुआ था अपना स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है एड्स, ब्रेन, अन्ना कनोरिकवा, डॉन। दोस्तों इसमें से डॉन जो है वो अपना कंप्यूटर वायरस का नाम नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है। ऑप्शन है उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके दोस्तों जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं उपराज्यपाल। कौन होते हैं दोस्तों, उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा दोस्तों जैकवरी परियोजना किस नदी पर सबसे बड़े सिंचाई परियोजना में से एक है। दोस्तों जो अपना जैकवरी परियोजना है दोस्तों वो गोदावरी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, किस स्टेट में, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। ऑप्शन दिया गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफात ग्लेशियर। दोस्तों जो अपना सबसे बड़ा ग्लेशियर वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी।
जो कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा स्थित ग्लेशियर भी है और सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ये दोस्तों अपना जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है निम्नलिखित में से पहला महिला खेल कौन सा शुरू किया गया था ओलंपिक में? दोस्तों ओलंपिक में सबसे पहला जो खेल खेला गया था 1900 में खेला गया था, जहाँ पे दोस्तों गेम खेला गया था लॉन टेनिस और दोस्तों गोल्फ खेला गया था, महिला के लोगों के लिए लाया गया था। यहाँ पे दोस्तों लॉन टेनिस तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है गोल्फ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 49 पे। 49 में कहा दोस्तों कि एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र को घेरता है। यदि समान तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा संलग्न क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों स्क्वायर के रूप में मोड़े तो यहाँ पे दोस्तों जो साइड है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 484 आ गया, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 22 सेंटीमीटर का इसका बॉर्डर है, यानी कि परिधि है। जब इसी परिधि को दोस्तों हम लोग मोड़ेंगे इस तरह से सर्कल के रूप में, जो सर्कमफ्रेंस होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस आ जाएगा इसका अपना जो 2πr है, उसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 22 चौक 88 दोस्तों, क्योंकि इसका परिधि कितना आएगा 22 चौक 88, एक साइड 22 है तो 2πr का वैल्यू हो जाएगा 28 दोस्तों यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 88 बाई 2π। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 दूना 44 दो बार में कट जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 4। जब दोस्तों 4 है तो हम लोग को सब ये वृत्त के द्वारा जो तार से घेर के क्षेत्रफल बनेगा इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 14 इंटू में दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कितना 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर कितना 14, तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 22/60 और आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू में 14 दोस्तों 7 से दो बार में ये कट जाएगा, तो 14 दूना 28 गुने 22 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 28 गुने 22 में 28 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 16 4 20 21 आ जाएगा दोस्तों, 21 का 1, हाथ में 2, 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों कहा जा रहा है कि 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 40,000 रुपये की राशि कितनी होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित? तो दोस्तों 20% का वार्षिक दर लग रहा है 2 वर्ष के लिए, यानी कि दोस्तों 1 वर्ष में 20%, तो 2 वर्ष में हो जाएगा अपना 40%, और दोस्तों 100% अपना जो मूलधन है वो हो जाएगा तो 140% हो जाएगा। यानी अमाउंट पूछा है दोस्तों, मिश्र धन पूछा है 2 साल के बाद के, तो 140% हो जाएगा दोस्तों। धन की राशि कितना है? धन राशि है 40,000, कितना है दोस्तों 40,000 का 140% कितना आ जाएगा ये निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ से 2 शून्य क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 14 चौका कितना 56, अपना 14 चौक 56,000 दोस्तों आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या करा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं, यानी कि दोस्तों हर साल पे इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। यहाँ पे सिंपल का हमने लगाया था फॉर्मूला, ये दोस्तों सिंपल यहाँ पे लगाना नहीं था। क्या दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना था, यहाँ पे क्या लगाना था? लगाना था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों कंपाउंड जो होता है वो एसआई से ज़्यादा होता है, तो एक तरीका तो यहाँ पे 48,620 होगा नहीं, दूसरा दोस्तों क्योंकि 56,000 से छोटा है, तो 56,000 से छोटा वाला तो राशि होगा ही नहीं। और देखिए दोस्तों सीआई निकालना है तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले अमाउंट दोस्तों 40,000 है, 40,000 देखेंगे दोस्तों। अब पहला साल में कितना हो जाएगा उसका 120% दोस्तों, तो 120 ये दोस्तों ब्याज हो जाएगा 120% के साथ, जो धन राशि है उसके साथ हो जाएगा, जो यानी कि जो अपना अमाउंट है वो आएगा 1 साल के बाद का। और फिर दोस्तों अगला साल भी 120% लगेगा, इस पर भी लगेगा तो 120/100। इससे जो दोस्तों धनराशि है वो 2 साल के बाद का सीआई का जो है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट आएगा वो निकलेगा दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से देखिए दोस्तों 4 शून्य आएगा तो 1 2 3 4 चारों से इसको उड़ा देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 12 गुने 12 आ जाएगा अपना 144, 144 में दोस्तों 4 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से गुना करने पे आएगा 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 14 चौक 56, 157, यानी कि दोस्तों 576, 5 7 6, यहाँ पे दोस्तों 1 1 2 0 बच रहे थे, यानी कि अपना 57,600 अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अपने को ऐसे निकाल के इसलिए बताए थे ताकि आप लोग अगले जब भी एग्जाम में बैठे तो इस तरह का क्वेश्चन है आप लोग भाषा को समझ सकिए। चलिए चलते 51 पे। 51 में दोस्तों कह रहा है कि धन राशि को दुगुना होने में कितना समय लगेगा यदि धन राशि 9.09 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। दोस्तों साधारण ब्याज मतलब होता है एसआईपी में, यानी कि दोस्तों हर साल ब्याज उतना ही लगेगा जितना 1 साल लगेगा। तो दोस्तों धनराशि को दोगुना करना है यानी कि 100% करना है दोस्तों। 1 साल में दोस्तों कितना हो रहा है? 9.09% हो रहा है, तो इसको कितना साल लग जाएगा दोस्तों ये बताएं दोस्तों। यहाँ से डिसमल हटाएंगे तो यहाँ पे डबल शून्य आ जाएगा, 909 से इसमें भाग देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? 909 से भाग देंगे जब 10,000 में
दोस्तों एक बार में लगाएंगे तो एक बार में लगेगा अपना 10 में। चलिए भाग देकर ही देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 11 है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि 11×99 होता है और एक बचता है, इसीलिए 0.09 यहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर से भी हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन आपको भाग देकर भी दिखा देते ताकि आपके मन को संतुष्टि मिले। दोस्तों एक बार में 909 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1000 में से घटाएंगे हम लोग 909 तो अपना कितना बचेगा 91 बचेगा और ऊपर से आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा दोस्तों 0। ये भी 9 से 909 बार में लग जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा दोस्तों। तो 909 यानी कि 11 वर्ष लग जाएगा, लगभग 11 वर्ष दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 में करा कि 1337 और 1453 तक 100 वर्षीय युद्ध में मुख्य योद्धा कौन थे। ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी एवं इटली का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस एवं स्पेन का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड एवं फ्रांस का साम्राज्य। दोस्तों 1337 से 1453 के बीच में दोस्तों जो प्रमुख थे वो थे दोस्तों, जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे वो थे इंग्लैंड एवं फ्रांस के साम्राज्य। कौन थे दोस्तों? इंग्लैंड एवं फ्रांस के साम्राज्य। चलिए 53 पे चलते हैं। 53 में कह रहा है दोस्तों एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की रफ्तार 25 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों 1 सेकेंड में दोस्तों ट्रेन 25 मीटर पार करता है। दोस्तों 10 सेकेंड में जब किसी स्थिर पॉइंट को पार करिए, स्थिर वस्तु को पार करिए तो दोस्तों जो ट्रेन की लंबाई क्या होगी 10 गुना हो जाएगी 25 मीटर से, यानी कि 250 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 54 पे। 54 में क्या करा है दोस्तों? कह रहा है कि गूगल ने रेलवे की दूरसंचार रिंग रेलटेल के साथ साझेदारी में डैश रेलवे स्टेशन पर पहली सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। दोस्तों गूगल ने जो रेलवे की दूरसंचार रिंग के लिए दोस्तों सबसे पहला सेवा स्टार्ट की थी वाईफाई का, फ्री वाईफाई का दोस्तों, वो की थी मुंबई सेंट्रल में। कहाँ दोस्तों? मुंबई सेंट्रल जोन में की थी दोस्तों, जो कि कब की थी दोस्तों? जो कि जनवरी 2016 में की थी। कब की थी? जनवरी 2016 में स्टार्ट की थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दोस्तों करा यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे डैश माना जाएगा। देखिए दोस्तों जब पीएच मान किसी पदार्थ का 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है दोस्तों। वहीं पे जब इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि क्या होगा, तो अम्ल माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? अम्ल माना जाएगा। 7 से कम है। और फिर दोस्तों अगर 7 से अधिक होता है तो उसको क्षार माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षार, यानी कि बेसिक रेडिकल्स माना जाता है। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अम्ल, क्योंकि 7 से कम वाला पूछा उसको क्या माना जाएगा? तो अम्ल माना जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कह रहा है कि वर्ष 2013 में पहला मानव यकृत कहाँ पर स्टेम कोशिकाओं से उगाया गया था। दोस्तों जो पहला मानव यकृत जो स्टेम कोशिकाओं से उगाया गया था दोस्तों, वो जापान के साइंटिस्टों के द्वारा उगाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जापान के साइंटिस्ट के द्वारा उगाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कह रहा है कि 12 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के दो पोल एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के मध्य की दूरी बताएं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक पोल का लेंथ है 12 मीटर। मान लीजिए एक पोल है, इसका लेंथ है 12 मीटर और दूसरा पोल है दोस्तों, इसका हाइट है कितना? 17 मीटर। दोस्तों कह रहा है कि इसके बीच की जो गैपिंग है दोस्तों, ये है दोस्तों 12 मीटर का इसके बीच में गैपिंग है। तो दोस्तों ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये हम लोग को बताना है, इसकी लंबाई बताना है। देखिए दोस्तों इसको जो हाइट में डिफरेंस हो यहाँ से यहाँ तक में कितना 5 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ये जो गैपिंग है दोस्तों ये 12 मीटर का, तो ये अपना बन रहा है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे दोस्तों आधार मान लीजिए 12 मीटर, लंब मान लीजिए 5 मीटर, तो ये कर्ण की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। ये ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट में दोस्तों एक होता है 5, 12, 13, वही वाला यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे अपना लंबाई आएगा 13 मीटर। इसको चाहे तुम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वाट बराबर √5 का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों रूट में 25 प्लस 144, इसका सम आ जाएगा रूट में 169। जब इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 13, तो अपना वैल्यू क्या हो जाएगा 13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 मीटर। ये देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है कि दोस्तों विश्व धरोहर स्थल बासिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बासिलिका ऑफ बोम नामक जीसस स्थल है वो गोवा में स्थल है स्थित है, और ये दोस्तों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या दोस्तों? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्तों क्या कर रहा है। यदि प्लूटो बराबर क्यू के भी एस पी तो सैटर्न बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों पी से क्यू +1 किया है, एल से के -1, यू से +1, टी से -1, ओ से पी। देखिए दोस्तों इसका कोडिंग का बात करें तो दोस्तों इसमें कोडिंग किया गया है +1 -1 इस तरह से किया गया। तो सैटर्न में क्या हो जाएगा? सैटर्न में दोस्तों ए में +1 करेंगे तो अपना आएगा टी, उसी पे दोस्तों ए से -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, टी में +1 करेंगे तो यू आ जाएगा, यू से -1 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा अपना टी, आर में +1 करेंगे तो ए से, एन में -1 करेंगे दोस्तों
तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में एम है दोस्तों, एम ऑप्शन नंबर ए और बी में दोस्तों, तो यहाँ पे सी और डी तो होगा नहीं। और देखिए दोस्तों अपना यहाँ पे जेड और ए दिया है दोस्तों सेकंड पे अपना क्या है जेड, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 पे देखिए क्वेश्चन करा, यदि क्वेश्चन नंबर 7 1 3 एक संख्या दिया दोस्तों, क्या है एक संख्या दिया दोस्तों, 11 द्वारा विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पी का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए दोस्तों संख्या क्या है P713 दोस्तों, 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, इस दोनों अल्टरनेट पोजीशन का सम दोस्तों इक्वल होना चाहिए, या फिर उसका जो डिफरेंस है 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 100 में 7 3 10, इसका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 100 में दोस्तों 11 का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए डिफरेंस। दोस्तों P में 1 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 10 से 11 देखिए, यानी कि 10 से 11 तो ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 में 9 जोड़ लेंगे तो 10 के बराबर आ जाएगा, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इसे 9 लगा देंगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों जिसको रूल नहीं पता होता है वो बच्चा लोग क्या करते हैं, बच्चा लोग जो भी ऑप्शन में देता है उसको रख रख के देखते हैं, जैसे 5713 6713 6713 9713, इसका दोस्तों देखेंगे किसका मतलब रूल पता है दोस्तों, रख के भी चेक कर लेते हैं, या फिर वो एक काम करते हैं क्या किस भाग दे करके देखते हैं किससे कट जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप सभी के भाई लोग जब सम देखिए 516 17 10 और 6 का डिफरेंस कितना है, 4 जीरो का डिफरेंस है, नहीं 11 का मल्टीपल है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं। फिर उसी तरह से 6 1 7 और 7 3 10, यहाँ पे दोस्तों कितना का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे 4 सॉरी 6 1 7, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 1 8 और 7 3 10, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 1 10 और 7 3 10, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी रख के आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाव है, तो व्यंजक के मान की गणना करें। यानी कि दोस्तों जोड़ के जगह पे हम लोग गुना रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 15 × 9, गुना की जगह पे जोड़ रखना है तो आ जाएगा 10, भाग के जगह पे माइनस रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए दोस्तों 15 में अपना होता है 135 प्लस 10 माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, किसके बराबर 35 में 10 जोड़ेंगे तो 145 में से 5 घटा देंगे तो 140, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहाँ पे कहा इसको निम्नलिखित कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। यानी दोस्तों जो भी कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है उसका हमको टिक लगाना है। यहाँ पे दोस्तों पनीर है, कोलार्ड ग्रेन्स, अंजीर और गाजर ऑप्शन में दिया है। देखिए गाजर ऑप्शन आप लोग ये नहीं समझिए पनीर दोस्तों दूध से बनता है तो इसमें कैल्शियम होगा नहीं दोस्तों, कैल्शियम में ही दूध पाया जाता है, पनीर में तो अपना कैल्शियम होगा दोस्तों, कोलार्ड ग्रेन्स में कैल्शियम पाया जाता है, कोलार्ड ग्रेन्स में भी पाया जाता है दोस्तों। गाजर में अपना विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए पाया जाता है, इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमेश कहता है, क्या कौन कहता है, रमेश कहता है वह राहुल है, वह क्या है, राहुल मेरे भाई के पुत्र के इकलौते पैटर्नल अंकल की पत्नी का भाई है। राहुल रमेश से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। रोवर राहुल मेरे भाई के पुत्र, यानी कि भाई मेरे यहाँ पे लग गया, यानी कि रमेश अपने बारे में कह रहा है, तो रमेश के भाई के पुत्र, यानी रमेश का ब्रदर होगा, रमेश को लोग आर लिख ले, रमेश के भाई के पुत्र, रमेश के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र, रमेश के भाई के पुत्र, के इकलौते पैटर्नल अंकल, यानी कि पैटर्नल पुत्र है दोस्तों, इसका सन इस मान लेते हैं, इकलौते पैटर्नल अंकल यानी इकलौते इकलौता भाई कौन है, रमेश होगा, पैटर्नल अंकल की पत्नी का भाई है, यानी इसकी वाइफ है जो रमेश का वाइफ है, जो उसका वो भाई है, कौन है दोस्तों, भाई है, कौन है दोस्तों, इसका वाइफ का भाई है, बी प्लस मान लेते हैं, इसको बी प्लस मान लेते हैं, भाई के वाइफ के लिए दोस्तों, तो बी राहुल है, कौन है दोस्तों, यही राहुल है, कौन है दोस्तों, ये राहुल है। लोग को बताना है कि राहुल रमेश से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ये जो राहुल है रमेश से कौन लगेगा, साला लगेगा, तो साला के लिए क्या ब्रदर इन लॉ इंग्लिश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों भले ही रेलवे में इंग्लिश पूछता नहीं है, आप कम से कम जो भी रीजनिंग में दोस्तों ऑप्शन देता है दोस्तों, कजन, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब देता है दोस्तों, इंग्लिश में देता है। इन लोग का कम से कम हिंदी आप लोग याद रख लीजिए, जैसे याद रख दोस्तों, इन लॉ लगता है उसका मतलब हो जाता है या तो वाइफ का या फिर हस्बैंड का दोस्तों हो जाता है, इसका अर्थ दोस्तों हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे डॉटर इन लॉ का अर्थ हो जाता है बहू, इन लॉ का अर्थ हो जाता है सन इन लॉ का अर्थ हो जाता है दामाद, फादर इन लॉ का अर्थ हो जाता है ससुर, मदर इन लॉ का हो जाता है दोस्तों सास, तो ये सब आप लोग याद रखिए दोस्तों। ब्रदर इन लॉ का हो जाता है साला, वहीं पे दोस्तों
वहीं पे ब्रदर इन लॉ अगर लड़की के लिए बात करें तो वहाँ पे आ जाता है देवर, देवरानी, जेठ, देवर, देवरानी। वहीं पे दोस्तों सिस्टर इन लॉ का अर्थ हो जाता है अपना साली, अर्थ हो जाता है अपना देवरानी, जेठानी, ये सब हो जाता है जेठानी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। नंबर 64 पे 64 में कहा है दोस्तों कि नोबेल विजेता बनने वाले पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन, मदर टेरेसा। दोस्तों जो सबसे पहले भारतीय थे जिसने नोबेल प्राइज जीता था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, जो कि 1930 में अपना जीते थे क्या अपना नोबेल क्या पुरस्कार जीते थे दोस्तों। और ये दोस्तों पहले भारतीय और साथ ही साथ पहले एशियन थे, यानी एशिया के और भारत के थे इन्होंने की नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल प्राइज और भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो थे अपना रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है उस युग्म का चयन करना है जो कि दिए गए विकल्पों में से सही युग्म के शब्दों के समान। यहाँ पे दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और आई दिया गया, फिर आगे नेफ्रोलॉजिस्ट, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा ये बताना है दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, आई का स्पेशलिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट किसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो बताना है। ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी, स्टोमक। दोस्तों देखिए जो अपना ये होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ये शब्द ही बना नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा किडनी। जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। देखिए 66 में क्या करा भारतीय जन्म में सीवा या दुराई किसके आविष्कार से संबंधित है दोस्तों? अपना सीवा और दुराई थे वो ईमेल के आविष्कार से संबंधित है। किसके आविष्कार से? ईमेल के आविष्कार से संबंधित है, ना तो मार्स से संबंधित, इंटरनेट ये सब संबंधित नहीं है, वो ईमेल के आविष्कार से संबंधित है। चलिए 67 पे चलते हैं। 67 में करा नीचे दिए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए, उनमें से कौन सा तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं बताना है दोस्तों। सबसे पहला कथन कि सभी लड़के बंदर है, अगला कुछ पेड़ बंदर है, कुछ पेड़ बंदर। निष्कर्ष में दोस्तों कुछ बंदर लड़के या सभी पेड़ लड़के बताना है, सभी पेड़ लड़के बताना है और गलत है। देखिए दोस्तों करा सभी, यानी कि लड़का का वैल्यू कितना है? 100, बंदर का वैल्यू दोस्तों 50। फिर दोस्तों कुछ पेड़, तो पेड़ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? पेड़ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? पेड़ का वैल्यू हो जाएगा 50 और बंदर का भी वैल्यू हो जाएगा 50। देखिए दोस्तों हम लोग 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को कन्वर्ट कर नहीं ले जा सकते। पहला दोस्तों कुछ बंदर लड़के यानी बंदर 50, लड़के 50 दोस्तों। ऑप्शन निष्कर्ष 1 दोस्तों अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 में देखिए क्या करा सभी पेड़ लड़के दोस्तों, पेड़ का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ पे पेड़ का वैल्यू 50 था। ये दोस्तों अनुसरण नहीं करता है, तो अनुसरण करता है वो है केवल एक। चलिए ऑप्शन देखते क्या क्या दिया। ऑप्शन में दिया केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2 दोस्तों। अनुसरण नहीं करता, अनुसरण करता है अपना ऑप्शन नंबर केवल 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो 6वां परिणाम क्या है? देखिए दोस्तों अगर 11 परिणाम होगा तो पहले 6 में, अंतिम के 6 में दोस्तों एक रिपीट होगा जो कि कौन होगा? 6 नंबर का होगा दोस्तों। जो 11 परिणामों का औसत है, 11 का सम निकाल लेंगे हम लोग। औसत से 11 में 50 से गुना करके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 6 आगे का या 6 पीछे का, यानी 6 2 बार आ गया दोस्तों। 6 2 बार काउंटिंग हो गया दोस्तों। इसका जो सम होगा 6 × 49 प्लस दोस्तों 6 × 52, इसका जो डिफरेंस होगा दोस्तों वही होगा 6वां अंक दोस्तों। चलिए इसका डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। 50 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं। 9 × 54 के 4, 4 हाथ में 5, 6 × 24 5, 29 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 2 12 2 हाथ में 1 6 25 1 31, यहाँ पे माइनस करेंगे दोस्तों 11 550, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सम करते पहले 4 2 6 आएगा दोस्तों। 4 2 6 अच्छे में 0 6, यानी कि आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिट डिजिट से। लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, सही कि नहीं। 4 2 6 दोस्तों 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 आएगा। 606 - 550 यानी कि 56, यानी कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट है दोस्तों सभी में 6 होता है तो हम लोग को पूरा निकालना होता है, तो इसीलिए यूनिट डिजिट से भी बता दिया और आप लोग को पूरा निकाल के भी संतुष्ट करा दिया। अब देखिए कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है। 69 कर रहा है 5.36 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये दोस्तों डिसिमल का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3.6 दोस्तों, पॉइंट को हम लोग बोल जाएंगे और सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कर देंगे। दोस्तों 6 6 जा 36, 3 जा 36, 6 3 जा 18, 18 3 21 के 1 हाथ में 2, 6 25 तो 32 30 तो 17 से 36 18 के 8 1 3 3 9 1 10 के 0 1 5 3 15 1 16। अब इसको दोस्तों जोड़ लेंगे, आएगा 6 8 1 9। यहाँ पे जाएगा दोस्तों 2, 6 16 3 19। यहाँ पे दोस्तों 1 अंक के बाद डिसिमल है, यहाँ पे 2 अंक के बाद तो यहाँ पे सम हो जाता है, यानी कि 3 अंक के बाद डिसिमल आएगा। 0.296 19.296 यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कर
कर है गणना करना है, कैलकुलेट करना है इसको, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में हल सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्योंकि बोर्ड मास्टर रूल कहता है पहले ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 18 + 6.6, यहाँ पे दोस्तों डिविडेंड है, फिर 0.003 और दोस्तों ब्रैकेट में सम कर लेते हैं। सम आ जाएगा 14.6। अब इसको दोस्तों भाग देना है, भाग को पलटी मार देंगे तो 0.003 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 3 शून्य आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे दोस्तों तो नीचे में 1 शून्य आ जाएगा, यानी कि 10 से गुना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 3 का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 3 से 8 बार में 24 कट जाएगा, 3 गुना 6 यानी 8200 अपना आंसर आएगा, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या करा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर झुकी हुई है। यह तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की सीढ़ी से कितनी दूरी पर है यह बताना। ऑप्शन है 5 मीटर, ये ऑप्शन दिया है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे छोटा लिखे ताकि यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 10 मीटर, क्योंकि एक दीवार से दोस्तों लगी हुई है। मान लीजिए दीवार है और ये सीढ़ी है, क्या दोस्तों ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। पूछ क्या रहा है कि तल से 60 डिग्री का कोण है दोस्तों, एंगल है 60 डिग्री का। पूछा है कि दीवार से सीढ़ी की। देखिए दोस्तों आधार पूछा है तो आधार का हम लोग को वैल्यू बताएं दोस्तों। कर्ण और आधार का जो अनुपात होता है दोस्तों अपना कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्ण दिया है 10 और वाट पूछा है यहाँ पे 1/2, तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, वाट का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं भी 20 मीटर दिया नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों देखना होगा हम लोग को अच्छा से। देखिए दोस्तों यहाँ पे वाट का वैल्यू हम लोग को देखना है, हम लोग 20 नहीं होगा दोस्तों, वाट जाएगा ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों 10 क्या है यहाँ पे 10 जो होता है वो 2 होता है, वो कर्ण होता है। कर्ण यहाँ पे 10 है तो 10 नीचे आएगा दोस्तों और वाट ऊपर जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों वाट ऊपर होना चाहिए था, 2 से 5 दोस्तों कट जाएगा, तो वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने थोड़ा सा गलती किया कि कर्ण की जगह पे आधार और आधार की जगह पे कर्ण का वैल्यू रख दिया, आंसर ही गड़बड़ आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर। इसलिए दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन बने तो सावधानी बरतते रहिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। 71 में देखिए क्या करें नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते या बताना है। कथन क्या है दोस्तों, कथन है भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं होगा। निष्कर्ष है भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं होगा। अगला सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे महान बल्लेबाज हैं। देखिए दोस्तों ये बात कहा गया, लेकिन ये बात लॉजिकली नहीं हो सकता है। फ्यूचर में सचिन तेंदुलकर से भी महान बल्लेबाज है, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया। तो ये दोस्तों तार्किक रूप से तो ना तो 1 अनुसरण करता है, नहीं 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सही। क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे महान बल्लेबाज, ये भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग और सचिन तेंदुलकर को महान कहते हैं। हो सकता है कोई रोहित शर्मा का फैन हो कहे कि रोहित शर्मा महान है, कोई क्रिस गेल का फैन होगा तो क्या क्रिस गेल महान है। तो ऐसा कहना दोस्तों बिल्कुल गलत होता है। तो ये दोस्तों तार्किक रूप से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, जहाँ पे क्या करा है दोस्तों, करा है कि जनवरी 2016 में, क्या दोस्तों जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 ईएस पर फोकस के साथ ट्रैफिक नीति में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों, किस लिए दोस्तों। ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, एज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरिंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल गुड्स टू ऑल। दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2016 का है दोस्तों, 5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया था। 74 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट क्रिक्स पिच स्केटिंग वाट। देखिए दोस्तों सॉरी क्रिक्स नहीं क्रिकेट है दोस्तों, क्या है क्रिकेट। ये दोस्तों क्रिकेट पिच पे खेला जाता है और स्केटिंग कहाँ पे खेला जाता है ये हम लोग को बताना है। क्या दोस्तों यही हम लोग को बताना है कि स्केटिंग कहाँ पे खेला जाता है। देखिए दोस्तों स्केटिंग है दोस्तों जहाँ पे खेलते हैं उसका हम लोग रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों रिंक। क्रिकेट का जो यहाँ पे दोस्तों बैटिंग बॉलिंग होता है उसको हम लोग पिच कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों स्केटिंग खेला जाता है उसको रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है रिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिंक। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। करा 75 में नीचे 2 कथन है, आपको दी गई सभी कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। क्वेश्चन कुछ पेड़ इमारत है। क्या करा है कुछ पेड़ इमारत है। अगला करा सभी
इमारत तोते हैं। अब आगे करें, निर्णय लीजिए, दिए गए निर्णय में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है या फिर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन को देख करके आंसर देना है। सबसे पहले तो कुछ पेड़ थे दोस्तों, कुछ लग गया था यहाँ पे, पेड़ का भी वैल्यू 50 और इमारत का भी वैल्यू 50। फिर सभी इमारत तोते हैं तो इमारत का वैल्यू 100 और तोते का वैल्यू 50। दोस्तों इसको हम लोग मिला सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इमारत सेम है, एक का वैल्यू 100 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पेड़ तोते हैं। तो देखिए कुछ पेड़ तोते वाला ऑप्शन है दोस्तों। पहले तो ऑप्शन देखते हैं, सभी तोते पेड़ हैं, तो तोता का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 100, पेड़ का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 50। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है दिक्कत। दोस्तों तोता कितना हो गया, 100 रेट से लिख लेते हैं, और पेड़ 50। देखिए दोस्तों तोता तो 50 है तो 100 हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। फिर कहता है दोस्तों सभी तोते, तो यहाँ भी तोता का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब कह रहा है कुछ तोते इमारत है, कुछ तोते इमारत है दोस्तों, तोता 50 इमारत 50। देखिए इमारत और तोता एक साथ है दोस्तों एक सेंटेंस में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 100 का 50 कर सकते हैं लेकिन 50 को 100 हम लोग नहीं कर सकते। तो इमारत 100 से 50 हो गया, चलेगा, 50 का 50 ये तोता, तो ये हो जाएगा, कोई तोता पेड़ नहीं। देखिए दोस्तों दोनों पॉजिटिव में है तो हम लोग निगेटिव निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन है सिलोजिज्म चैप्टर का, रीजनिंग के सिलोजिज्म चैप्टर होता है उसी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 का संरक्षण और परिरक्षण के लिए सुसज्जित प्राकृतिक क्षेत्रों में उनके प्राकृतिक आवास से लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों के पुनः स्थान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों उसको कहते हैं एक्स सीटू संरक्षण। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सीधा सी बात है, यहाँ पे समझ जाए कैसे एक्स सीटू संरक्षण होता है, आप भी कैसे पता कर सकते हैं। संरक्षण और परिरक्षण के लिए सुसज्जित प्राकृतिक क्षेत्रों में उनके प्राकृतिक आवास से लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति, दोस्तों जो दुर्लभ जो हो गए प्रजाति हो गए जो लुप्त हो रहे हैं या फिर दुर्लभ हो रहे, तो उनके जो आवास होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जैसे देखिए एक्स मतलब क्या होता है, पिछला, क्या दोस्तों पिछला, तो जो पिछला जानवर थे जो दुर्लभ है या फिर जो नहीं मिल रहे हैं, कि मतलब खत्म हो जाते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे डायनासोर या तो लोग के जो आवास होगा दोस्तों, उसको क्या करेंगे? उसको कहेंगे एक्स सीटू संरक्षण। उसके लिए दोस्तों हम लोग संरक्षण करते हैं। चले चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य यानी दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, उसको मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। क्या दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारे संविधान में दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो कि अभी वर्तमान रसिया है दोस्तों, यूएसएसआर का हिस्सा है दोस्तों। यूएसएसआर 17-18 देशों का हिस्सा था, जिसमें दोस्तों जिसको तोड़ करके अलग अलग देश बने, इसमें रसिया आया, बलूचिस्तान हम लोग सुनते हैं, यूक्रेन, ये सब वो सब सोवियत संघ के ही पहले हिस्सा थे दोस्तों। दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो अपने आर्टिकल में, अपने संविधान के कौन से आर्टिकल में, ये आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों जो अपना फंडामेंटल ड्यूटी है अपने संविधान के आर्टिकल 51A में है दोस्तों। किस में दोस्तों? आर्टिकल 51A में स्थित है। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा है भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो भारत में सबसे ऊंचा समुद्र तल से जो स्थित है क्रिकेट मैदान, वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है दोस्तों अपना चैल क्रिकेट स्टेडियम। क्या दोस्तों? चैल क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, जो कि 1800 के आसपास बनाया गया था। 1800 कुछ ईस्वी में शायद कहा जाता है कि 1893 के आसपास बनाया गया था। 1890 के दशक में दोस्तों बनाया गया था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 79 से 81 में क्या कर रहा है। डायरेक्शन है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। चलिए तालिका का अध्ययन करते हैं। तालिका से ऊपर दिया गया कि नीचे दी गई सूची में सभी वर्षों में कंपनी जेड का प्रतिवर्ष लाख रुपये में व्यय दिया गया, यानी कि कंपनी जेड का खर्चा दिया गया और उस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग को बताना है। एक बार दोस्तों इस ग्राफ को आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में या फिर फोटो ले सकते हैं। हमारा तो दोस्तों कॉपी पर चले जाए तो हम देख लेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसके बाद आप लोग आगे आंसर देखते चलिएगा। लेकिन पूछ रहा है प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है? दोस्तों जो बोनस है, बोनस वाला दोस्तों इस कॉलम में है, तो जो प्रति वर्ष है उसका औसत पूछा है दोस्तों, तो सभी का सम करके जो 5 साल का डाटा है तो 5 से भाग दे देंगे। तो चलिए दोस्तों सभी लाख में ही है, तो लाख में भी ऑप्शन है दोस्तों, तो लाख को हम लोग इग्नोर करते हैं और सभी का सम करते हैं। दोस्तों एवरेज निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, तो सम वाला दोस्तों बेसिक तरीका तो आप लोग को बेसिक से ही बताते हैं। चलिए 15 + 16.5 सबका सम करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0.0 होगा दोस्तों, तो चलिए 9 × 5 = 14, 3 × 17 अब 5 22 दोस्तों, 22 का कितना, 22 का 2, तो 0.2 दोस्तों हाथ में आ जाएगा 2। और देखिए दोस्तों 8 × 7 = 15, 7 × 22, 22 × 6 = 28, 28 × 5 = 33 और 2 = 35 का क्या आ जाएगा 5, हाथ में 3,
1 1 2 1 3 4 5 या 3 8 क्या आ जाएगा 85.2 दोस्तों 5 साल में टोटल होगा। इसमें 5 से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। 5 से भाग देंगे दोस्तों ये कटेगा 17 बार में 17 पचे 85 पॉइंट दोस्तों 2 है तो यहाँ पे 0 देंगे तो 20 आएगा तो 17.04 लाख हो जाएगा प्रति वर्ष का दोस्तों एवरेज बोनस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आपको साइड में दोस्तों आपको दिया जाएगा क्योंकि अब पन्ना चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन में आपको ये तालिका नहीं मिलेगा तो आपको इसका दोस्तों फोटो मिल जाएगा साइड में। पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में कंपनी जेट का कुल व्यय कितना है। दोस्तों देखिए वर्ष 2011 में जो भी खर्चा हुआ है सबका हम लोग खर्च सम कर देंगे तो अपना निकल जाएगा कितना लाख हुआ है। देखिए दोस्तों उसमें भी लाख में दिया है या ऑप्शन भी लाख में ही दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वेतन पे था 412 लाख, वहीं पे ईंधन पे था 227 लाख और बोनस पे था 15 लाख और ऋण पे ब्याज था 133.4 लाख और दोस्तों ये सम कर पे था 98। देखिए दोस्तों सभी के पॉइंट में कुछ नहीं है, केवल यहीं पे 133.4 है दोस्तों। तो जो आंसर है दोस्तों पॉइंट में 4 वाला ही हुआ तो पॉइंट में 4 वाला ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग सम निकालेगा तो आ जाएगा 885.4 लाख दोस्तों। देखिए दोस्तों किस तरह से एग्जाम में टाइम का बचत किया जाता है तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि वर्ष 2012 के लिए वेतन पर व्यय के प्रतिशत के रूप में ईंधन और परिवहन पर व्यय कितना है। यानी कि दोस्तों जो वेतन पर व्यय हुआ है 2012 में उस पर दोस्तों हम लोग को बताना है कि ईंधन और परिवहन पर व्यय कितना हुआ है। दोस्तों 2012 में जो अपना व्यय हुआ है वेतन पर वो हुआ है 142.5 दोस्तों। सॉरी दोस्तों वो तो ऋण पे है। वेतन पे दोस्तों हुआ है 557 लाख। कितना दोस्तों 557 लाख। वहीं पे दोस्तों ईंधन और परिवहन पर बात करें तो ईंधन और परिवहन पे हुआ है अपना 233 लाख। तो यहाँ पे बताना है कि कितना परसेंटेज हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपना एवरेज है दोस्तों यहाँ पे देखिए 233 और 557 में से भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 233.00 बाई 557 से भाग देना है दोस्तों। यहाँ पे सभी के ऑप्शन में 4 है। चलिए भाग देते हैं 23,300 पे। यहाँ पे सबसे पहले 4 से लगाएंगे तो आएगा 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2 5 चौक 20 और 2 22 तो 2228 तो इसमें से 8 जाएगा 2। यहाँ पे जाएगा भी दोस्तों 2 तो 2 में से 2 जाएगा 0 3 में से 2 जाएगा 1 यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 2330 है यहाँ पे 2228 है तो 102 आ जाएगा दोस्तों ऊपर से 0 आएगा। अब देखिए दोस्तों 557 से कितना बार में लगता है और दोस्तों 557 से लगा करके देखेंगे ऑप्शन में 1 0 3 4 सब दिया है दोस्तों। दोस्तों 0 तो होगा नहीं तो अपना यहाँ पे तो काट ही दीजिए। 1 से लगाएंगे दोस्तों तो 557 खुद आएगा। 2 से लगाएंगे तो दोस्तों पार कर जाएगा बहुत तो 1 से ही लगाएंगे दोस्तों तभी तो 557 से होगा। 2 से लगाएंगे दोस्तों तो पार कर जाएगा 10,020 को तो यहाँ पे 41 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा दोस्तों। अपना आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41.8%। इसी तरह से आप लोग भी दोस्तों शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में दोस्तों क्या कर रहा है देखिए 82 में कह रहा है कि 2 पेंसिल 4 पेन और 8 इरेजर की लागत 12 रुपये है और 8 पेन 10 पेंसिल और 4 इरेजर की लागत 36 रुपये है। तो 3 पेंसिल 3 पेन और 3 इरेजर की लागत कितनी होगी यह बताना है। देखिए दोस्तों 2 पेंसिल तो पेंसिल को मान लेते हैं हम लोग x, 4 पेन तो पेन को मान लेते हैं y, 8 इरेजर तो इसको मान लेते हैं z। इसका लागत मूल्य दोस्तों 12 रुपया है। फिर आगे क्या करें 8 पेन दोस्तों तो पेन को हमने क्या माना है y माना है तो 8y, 10 पेंसिल तो 10x और क्या करें 4 इरेजर की लागत मूल्य कितना है 36 रुपया है। तो हमसे पूछे क्या रहा है दोस्तों पूछ रहा है कि 3 पेंसिल 3 पेन और 3 इरेजर का जो लागत मूल्य वो कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स वाई जेड का हम लोग को वैल्यू सॉल्व करके निकालना होगा। क्या करना होगा दोस्तों वैल्यू सॉल्व करके निकालना होगा। चलिए दोस्तों हम लोग मान के निकालते हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरा दिया है तो सभी का जो वैल्यू है दोस्तों पूरा ही होगा। मान लेते हैं कि दोस्तों एक्स का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो 2 एकम 2 4 2 8 4 एकम 4 8 एकम 8 दोस्तों 1 तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि 1 पे तो सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए दोस्तों वैल्यू निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है यहाँ पे 8 है दोस्तों। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा वाई जेड दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। चलिए दोस्तों डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो 12 दूना 24 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों नीचे वाला से ऊपर में घटा देते हैं तो दोस्तों 36 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे दोस्तों 4 में से 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -12z। क्या आ जाएगा दोस्तों -12z। और यहाँ पे दोस्तों 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 10 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा
6x, क्या आ जाएगा दोस्तों 6x माइनस 12z का वैल्यू क्या यहाँ दोस्तों 12 आया है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। इक्वेशन आपको दे दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, लंबा इक्वेशन जाएगा दोस्तों। तो अपना आंसर जो है दोस्तों 12 रुपये आ जाएगा दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो आ जाएगा दोस्तों 4। कितना आ जाएगा दोस्तों 4 वैल्यू आ जाएगा। एक्स और वाई और जेड का वैल्यू 4 किस तरह से आ सकता है इसको रख के आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों अगर 1 रखेंगे 2 और 3, नहीं दोस्तों 1 2 और 1 रखेंगे तभी आएगा 4 दोस्तों। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 1 कम 2 और 4 दूना 8 और 8 1 कम 8 दोस्तों 8 1 कम 8 4 दूना 8 तो ज़्यादा हो जाता है। तो उस तरह से देखिए दोस्तों क्या रख सकते हैं आप लोग 0.5 करके रख सकते हैं। 2 का वैल्यू रखिए 0.5, एक्स का वाई का वैल्यू 1 रखिएगा, 8 का वैल्यू दोस्तों तो यहाँ पे 0.5 से 1 आ जाएगा और इसका 4 1 5 8, ये भी दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं और इसका वैल्यू दोस्तों 0.5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 का 4 8 और इसका वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 तो 2 दूना 4 तो 12 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए दोस्तों 10 दूना 20 20 8 28 28 और यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से कुछ वैल्यू रखिएगा तो 12 आ जाएगा। इस समीकरण आपको दे रहे हैं, समीकरण को आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 में दोस्तों बीयर का वाई भी जेड आई तो बिल्डिंग का क्या होगा ये बताना है। देखिए दोस्तों बी का जो अपोजिट होता है रिवर्स होता है वो होता है वाई, ई का होता है भी, ए का होता है जेड, आर का होता है। यहाँ पे दोस्तों रिवर्स लिया है, कौन सा कोडिंग किया गया, रिवर्स कोडिंग किया गया। देखिए दोस्तों बी का रिवर्स क्या होता है वाई, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो यहाँ से कट ही गया तो वाई वाई। चलिए दोस्तों यू का होता है एफ, आई का होता है आर, एल का होता है ओ, डी का होता है डब्ल्यू, आई का होता है आर, एन का होता है एम और जी का होता है टी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा वाई एफ आर ओ डब्ल्यू आर एम टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछ रहा है गुरुत्वानुवर्तन क्या है। देखिए दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन इस क्लास 7 में पढ़ना था बायोलॉजी में। चलिए आप लोग देखिए क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों की वृद्धि, सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों का विकास, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया में पौधों का विकास, जल की प्रतिक्रिया में पौधों का विकास। देखिए दोस्तों जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों की वृद्धि को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन करते तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों अपने क्लास 7 में जो पढ़ा था वो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 में कराया यदि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए दोस्तों क्या करा 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 120 वस्तु का जो दोस्तों क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं वो बराबर है 80 वस्तुओं के एसपी का। तो हम लोग को बताना है क्या दोस्तों प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों सीपी बाई एसपी क्या है वो देख लेते हैं। सीपी बाई एसपी हो जाएगा दोस्तों 80 बाई 120। देखिए दोस्तों सीपी है 80 है, एसपी 120। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, सीपी कितना 80 है, प्रॉफिट कितना है दोस्तों 40 का प्रॉफिट है। यहाँ पे दोस्तों इंटू में 100% होता है। देखिए दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 से 100 50 बार में, तो अपना आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट 50% अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। 180 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 120 इंटू में सीपी और 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 80 इंटू में एसपी। तो सीपी बाई एसपी 80 बाई 120 तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा एसपी माइनस सीपी तो 40, तो प्रॉफिट तो 40। सीपी कितना है सीपी 80 तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 40 बाई 80 इंटू में 100, तो 40 से कट जाएगा दोस्तों 80 दो बार में, 2 से 100 50 बार में, यानी कि 50% अपना आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं 86 पे। 86 में कह रहा है कि वर्ष 2016 में इसरो ने डैश में भारतीय रेलवे के लिए प्रथम उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया था। उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली का दोस्तों कहाँ पे किया था, तो दोस्तों जो किया था ये अपना वो किया था अपना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों अहमदाबाद। कहाँ दोस्तों अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था दोस्तों अहमदाबाद में किया था। चलिए दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्ष 1831 में जब डैश ने इलेक्ट्रिक डायनमो बनाया दोस्तों तो प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए बिजली व्यवहार हो गई दोस्तों। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था 1831 में। तो दोस्तों जो डायनमो का आविष्कार किया तो अपना किया था माइकल फ्राइडे ने। किसने किया था दोस्तों माइकल फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माइकल फ्राइडे इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी माइकल फ्राइडे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 में कह रहा है कि यदि रेलवे को लिख सकते 24 7 15 8 29 7 31
तो स्टेशन को क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आर का वैल्यू होता है 18, 18 में 6 जोड़ के 24 कर दिया। उसी तरह से ए का वैल्यू होता है 1, 1 में +6 कर दिया। यानी कि यहाँ पे कोडिंग का बात करें दोस्तों तो कोडिंग दोस्तों +6 पे कर दिया। तो हम लोग से स्टेशन का वैल्यू पूछ रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे 25 सेम है सब में, तो सेम वाला वहाँ से नहीं देखते, अंतिम से देखते हैं दोस्तों। 19, 20 वैल्यू दिया दोस्तों। एन होता है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 20 वाला ऑप्शन नंबर बी और डी है, तो यानी अपना ऑप्शन नंबर ए और सी कट जाता है। अब देखिए दोस्तों बी और डी में 21, 15, 21, 15 सेम है। 26, 26 यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट दिया है, बाकी सारा जगह पे बी और डी में सेम दिया है। 7 और 8 दे दिया है तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे दोस्तों ए है, ए में 6, ए का वैल्यू होता है 1, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। यहाँ पे 8 दिया दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि जहाँ पे डिफर है वहाँ से देखा और फटाक से आंसर दे दिया। इसी को चाहे तो आप लॉन्ग टर्म टाइम भी ले सकते हैं, जैसे ए से 19 तो 19, 6, 25, फिर 20, 6, 26, इस तरह से करते करते 1, 6, 7, 20, 6, 26, आई का होता है 9, 9, 6, 15। इस तरह से आप अपना टाइम बर्बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये लगाइए दोस्तों, ये दिमाग लगाइए कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम कम होता है। शायद 100 मिनट दिया जाता है, हाँ 100 मिनट दिया जाता है। और इसमें दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है, मैथ का दोस्तों क्वेश्चन सॉल्विंग वाला होता है, ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए आपको टाइम स्पीड कम करके बनाना है दोस्तों। टाइम स्पीड अपना कम करते रहना है। देखिए 89 में क्या करेगा, प्रतीकों के सही समूह का चयन करके हम लोग को बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा इसको संतुष्ट करेगा। प्रतीक है दोस्तों, यहाँ पे गैप दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को सिंबल को भरना है। तो चलिए भर के देखते हैं। पहले दिया है दोस्तों गुना का ऑप्शन, जैसे दोस्तों 64 इंटू में 4 दिया है, माइनस रखेंगे तो दोस्तों 5 भागे 8 आ जाएगा दोस्तों। 8 से 5 में भाग हो नहीं सकता है, यहाँ पे दोस्तों डिसमल में या फिर पूर्णांक में तो है नहीं, बटाटा में है नहीं, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है 64 + 4 भागे 5 -8 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 से 4 में भाग देंगे तो वही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में दोस्तों कह रहा है 64 पर, यहाँ पे भी दोस्तों भाग अंतिम में दिया है, तो ये भी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों, 64 भागे 8 इंटू में 5 + 8। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, 8 से 64 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 8 इंटू में 5 दोस्तों +8, 8 + 40, 8 48 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 48। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में 48 ही रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है जो कि हमने क्वेश्चन लिखा तब एरर हो गया हो। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा दोस्तों 89 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से 92 के लिए डायरेक्शन है, तो 90 पे हम लोग पहले देखेंगे, उससे पहले डायरेक्शन भी देख लेंगे। 90 में डायरेक्शन है दोस्तों कि नीचे दी गई आरेख का अध्ययन करना और इस पर आधारित प्रश्न को देना। आरेख में देखिए दोस्तों एक त्रिभुज है, एक सर्कल है और ये एक वर्ग है। देखिए दोस्तों इसमें नंबर लिखा गया यहाँ पे 23 है 12। अगर आपको साफ से नहीं दिख रहा है तो आपको डिस्प्ले पर एक फ़ोटो मिल जाएगा इसका, जो कि ओरिएंटेड क्वेश्चन में था, वहाँ से हम लोग खींच के डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल बता रहा है आर्ट्स स्टूडेंट को, सर्कल साइंस स्टूडेंट को, स्क्वायर डांस स्टूडेंट को। ये ग्राफ दोस्तों आपको आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी ने विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है। यानी दोस्तों विज्ञान कौन है, साइंस में दोस्तों 62, 44, 12, 23, यानी कि यहाँ पे साइंस वाला का सम निकाल लेंगे तो 62 + 44 + 12 + 23 दोस्तों 3, 2, 5, 4, 9 और 2, 11 का 1 आता है दोस्तों। यूनिट डिजिट 1 किस में है, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट 1 है। यहाँ पे 141, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है। कह रहा है कि कितने विद्यार्थी ने डांस और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है लेकिन आर्ट्स को नहीं चुना है। यानी कि दोस्तों वैसे जो कि डांस को चुने हैं, विज्ञान को चुने हैं, डांस कौन है दोस्तों स्क्वायर है, और दोस्तों विज्ञान को चुने, विज्ञान कौन है सर्कल, लेकिन दोस्तों आर्ट्स को नहीं चुने, वो हम लोग को बताना है। यानी कि देखिए दोस्तों ये जो फिगर दिया गया है इसमें से हम लोग को बताना है कि जो ट्रायंगल में नहीं है लेकिन इसमें स्क्वायर और इसमें है वो बताना है। देखिए दोस्तों ट्रायंगल में 12 भी है 43 पे, तो ये तो लेंगे नहीं कॉमन वाला। तो कॉमन वाला दोस्तों यहाँ पे 44 स्टूडेंट है जिन्होंने कि साइंस लिया है, डांस लिया है, बट आर्ट्स नहीं लिया है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी 44 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने आर्ट्स और विज्ञान कोर्स को चुना है। यानी कि दोस्तों ट्रायंगल और स्क्वायर को चुना है लेकिन डांस कोर्स को नहीं चुना है, यानी कि सर्कल को नहीं चुना है। यही ना दोस्तों यहाँ पे कह रहा है डांस वाला स्क्वायर है दोस्तों। क्या है, डांस वाला स्क्वायर है। यानी कि दोस्तों ट्रायंगल और इसको चुना है लेकिन स्क्वायर को, डांस को नहीं चुना है, ये हम लोग को बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो अपना आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 दोस्तों। क्या हो जाएगा 23। कैसे होगा देखिए दोस्तों, ग्राफिक से समझिएगा। ग्राफिक देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे अपना ग्राफ है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना क्या है कि आर्ट्स और साइंस चुनना है बट 10 से नहीं चुना है। तो स्क्वायर से बाहर वाला दोस्तों, स्क्वायर से बाहर यानी कि ये तो आएगा नहीं, और इस सर्कल और ट्रायंगल में 23 यहाँ पे कॉमन है, तो अपना 23 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर सीधा फेंका जाता है तो इसका दिया है वेग 0 और त्वरण 0 होता है। वेग 0 और त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण 0 होता है। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर सीधा फेंका जाता है तो जो इसका वेग होता है वो 0 होता है, लेकिन त्वरण दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या करा है, प्रतीकों के सही समूहों का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों भी प्रतीक का ही चयन करना है। यहाँ पे दोस्तों 21, 9, 13, 7। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 है। 21 और 9 में दोस्तों ना कोई कॉमन संख्या है तो 3 कॉमन, लेकिन 9 से किसी डिविजिबल नहीं है, ना तो 13 से 9 डिविजिबल है, नहीं 7 से 13 डिविजिबल है। और भाग देकर दोस्तों 195 इतना बड़ा संख्या आएगा नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों भाग का सिंबल है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों हमने 3 को गलत कर दिया तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि छोटा छोटा संख्या है और भाग का साइन दे दिया तो इतना बड़ा आ नहीं सकता। तो चलिए देखिए दोस्तों क्रॉस वाला रख कर देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 21। देखिए दोस्तों क्रॉस गलत करने का दिन नहीं, डायरेक्ट चेक कर देना है, एक बार चेक भी कर लेना कि सही है कि नहीं, हो सकता है हमारा अनुमान गलत हो जाए। तो चलिए 21 इंटू में 9 प्लस 13 माइनस 7। देखिए दोस्तों 21 में 9 से गुना करते हैं, 9 1 जा 9 आ जाएगा और 9 2 जा 18, 189। 13 में से 7 जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, तो 189 में 6 जोड़ देंगे तो 195 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है, हवा में निम्न में से कौन सी गैस पित्तल के मलिनीकरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों हवा में पित्तल वो कौन है जो कि मलिन कर देता है, कौन सी गैस है दोस्तों वो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों CO2, वहीं पे दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है। क्या होता है, H2S। नाइट्रोजन का क्या होता है दोस्तों, N होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है सूत्र। तो सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 में कह रहा है चयन करें निम्न में से कौन सा विषम है। यानी कि दोस्तों हम लोग को विषम चुनना है। एक दिया डल झील, सांभर झील, वेमनाड झील, बुलर झील। देखिए दोस्तों डल झील फ्रेश वाटर का झील है, यानी कि यहाँ पे साफ पानी होता है। वेमनाड झील भी दोस्तों फ्रेश वाटर का झील है। बुलर झील भी दोस्तों फ्रेश वाटर का झील है। बुलर झील दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में अपना। दोस्तों जो सांभर झील है ये दोस्तों खड़े पानी का झील है। कौन सा दोस्तों, खड़े पानी का झील है, यानी कि सैल्टी वाटर होता है इसका। तो अपना ऑड कौन है, ऑप्शन नंबर बी ऑड है, क्योंकि सभी है फ्रेश वाटर का। और सांभर झील अपना दोस्तों क्या चीज़ का, साल्ट लेक है, तो अपना सांभर झील ऑड है। तो यहाँ पे ऑड कौन हो जाएगा, विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये एक तरह से जीके जिसका क्वेश्चन है, बट रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों विषम चुनने वाला। चलिए 97 देखिए क्या कर रहा है, संख्या 2, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 5, 3, 1 और 7 के निम्नलिखित सूची में कौन सा बहुलक है। देखिए दोस्तों जो बहुतों बार आता है वो बहुलक होता है। क्या दोस्तों, जो बहुतों बार आता है। तो एक देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार हम लोग को क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है 3 बार। इसके अलावा दोस्तों 4 2 बार ही है, 3 दोस्तों 2 बार ही है, बाकी दोस्तों सब 1 1 बार ही है। तो अपना सबसे ज़्यादा बार 5 है, यानी कि इसका बहुलक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 इसका बहुलक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यों में जयते। दोस्तों अपना अशोक चक्र पे भी लिखा हुआ है। इसका है ट्रूथ एलोन ट्रिम्स, इंग्लिश में कहती है। ये प्राचीन भारतीय शास्त्र से एक मंत्र है। एक मंत्र है दोस्तों सत्य में जयते, वो कहाँ से लिया गया है, कौन से वेद, पुराण, गीता या फिर कहाँ से लिए बताएं दोस्तों। ऋग्वेद ऑप्शन है, ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, एक उपनिषद का नाम है। भगवद गीता, मत्स्य पुराण, ये कहाँ से लिया गया है ये हम लोग को बताना है। देखिए दोस्तों सत्य में जयते जो अपना वाक्य है, जो अपना ये सेंटेंस है, ये जो है ये अपना मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों। पी ने 400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि 460 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। यानी कि दोस्तों 400 रुपये में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। कितना का, 400 में बेचा तो 10% का लाभ, यानी कि 110% का वैल्यू है। अब पूछ रहा है दोस्तों कि 460 रुपये में बेचता तो कितना परसेंट वैल्यू बढ़ जाता, यानी कि यहाँ से 110 है तो यहाँ से कितना वृद्धि हो जाता है, कितना परसेंट ज़्यादा लाभ होता है। देखिए दोस्तों 110% की वैल्यू 400 है, तो 460 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताना है। देखिए दोस्तों 110% है 400, तो 460 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाएगा। आप देखिए दोस्तों 1146, 11 इंटू में 46 भागे 4, हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों
4 से तो ये जाएगा नहीं, तो 2 से कट जाएगा 23 बार में, 23 दूना 46, यहाँ पे 23 × 11/2 हो जाएगा। चलिए भाग दे करके गुना करके देखते हैं। गुना कीजिएगा दोस्तों तो आएगा 23 × 11 33 के 3, हाथ में 3, 11 दूना 22, 3 25 253 दोस्तों। अब भागे 2 है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 100 कुछ पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, 112 पहले तो कटेगा दोस्तों, 12 दूना 24, 13 यानी कि 126 पॉइंट कुछ आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपना लगभग समझिए तो 125% समझ सकते हैं दोस्तों। 125 दूना 250 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में 5, 10, 12, 15 दोस्तों 12% भी दिया, तो 1 सेकेंड 126 पॉइंट कुछ है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अपना आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन डी सटीक आंसर नहीं है दोस्तों। एक बार अच्छा से देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगता है गलत पढ़ लिया। अच्छा से आराम से क्वेश्चन पढ़ते। पी ने 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदी दोस्तों। सीपी हो गया 410% के लाभ पर बेचा है दोस्तों, 10% के लाभ पर बेचा है। यदि 460 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो, यानी दोस्तों 460 में बेचेंगे तो 60 रुपये का लाभ होगा, 400 में लाभ होगा तो ये लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा इंटू में 100, तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 15% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। 10% के लाभ पे बेचा था, अगर 460 पे बेचता तो 15% का लाभ होता, तो लाभ प्रतिशत में वृद्धि दोस्तों 5% हो जाएगा दोस्तों। हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, जिस कारण से यहाँ से आंसर नहीं आ रहा था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5%। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि वर्ष 2016 में इसरो ने डैश नामक अपना सफलतापूर्वक 5वां नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया दोस्तों। 2016 में अपना जो लॉन्च किया था वो किया था IRNS-1E किया था दोस्तों। क्या किया था, IRNS-1E किया था दोस्तों लॉन्च। दोस्तों 100 क्वेश्चन NTPC में आते हैं, हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों। ये दोस्तों 2021 के CBT 1 का PYQ था दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।